साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 और 24 के बारे में समझेंगे, जिसे शीर्षक जो है, हेडिंग जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इस अनुच्छेदों में किस प्रकार से चीज़ों को रखा गया है, उनके रोकथाम के लिए क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं, और साथ ही इसमें क्या क्या चीज़ों को समाहित किया गया है, और जो समाहित की गई थी उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में क्या कुछ थोड़ा बहुत अंतर आया है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही बीच बीच में मैं आपको बताते चलूँगा कि कैसे परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि संविधान में जो शब्द लिखे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत साधारण होते हैं, बहुत सरल होते हैं, लेकिन जब उनकी व्याख्या की जाती है तो वो बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जब संविधान बनी थी या संविधान जब बनाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को जब लिखा जाएगा तो फिर इतना ज़्यादा लिखा जाएगा कि कागज़ और कलम व्यर्थ हो जाएंगे। तो साधारण शब्दों में लिखी जाती है। माननीय कोर्ट जो है, चूँकि हमारे यहाँ कानून की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति कोर्ट के पास है, तो माननीय कोर्ट फिर उसे समय समय पर व्याख्या करते रहती है और समय समय पर उसका अर्थ निकालते रहती है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, तो माननीय कोर्ट का जो फैसला होता है उसी के अधीन होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, 24, 23 और 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24। अब समझिए कि आखिर शोषण होता क्या है। हम कैसे कहेंगे कि हमारा शोषण हो रहा है? कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि किसी का शोषण हो रहा है? तो दुनिया में अब तरह तरह की चीज़ों की परिभाषा दी जाती है, तो शोषण की भी बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती है। शोषण किसी का आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, प्राणिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण किसी भी तरह से किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि शोषण आखिर कहेंगे किसे? तो जब किसी व्यक्ति से, जब किसी समाज से, जब किसी संगठन से, या जब किसी क्या कह सकते हैं समूह से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य कराया जाए, या जब कोई कृत्य को करा करके उसका उचित मूल्य प्रदान न किया जाए, तो इसे एक शोषण का ही रूप मानेंगे या इसे ही शोषण कहेंगे। हालांकि मैंने बहुत ही साधारण और बहुत ही क्या कह सकते हैं एक ओवरऑल मोटा मोटी परिभाषा दी है। परिभाषा बहुत तरह से हो सकती है। अब आर्थिक शोषण की बात करें तो हमसे काम करवा लिया जाए, अब उचित वेतन ना दिया जाए, या मेरे पास कोई बहुमूल्य पदार्थ है और उसे कम से कम दाम में खरीद लिया जाए, तो भी एक शोषण ही हुआ। राजनीतिक शोषण भी होगा कि राजनीति में किस प्रकार से शोषित किया जाता है। सामाजिक शोषण भी होगा कि समाज के नाम पर, आस्था के नाम पर किसी समूह या जन समूह को तिरस्कृत समझा जाए और उनसे बलात् श्रम करवाया जाए और उस श्रम का उचित मूल्य भी ना दिया जाए और उन्हें एक सामाजिक हैसियत भी नहीं प्रदान किया जाए, तो ये सामाजिक शोषण हो गया। शारीरिक शोषण, शारीरिक शोषण का मतलब हो गया कि हमारे शरीर का हमारे इच्छा के विरुद्ध कोई उपयोग करे, चाहे वो जैसे करे, शारीरिक शोषण होगा। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी कार्य को निष्पादित करने के उपरांत या निष्पादित करने में सामने वाले की कोई इच्छा न हो या उसके इच्छा के विरुद्ध करवाया जाए, तो इसे शोषण माना जाएगा। तो अब इसमें आर्टिकल 23 और 24 है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 23। 23 क्या कहता है? 23 का हेडिंग जो है वो कहता है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। देखिए, जब भी मैं संविधान की चीज़ों को पढ़ाता हूँ तो सीधा बोलता हूँ किसी को कि जो शब्द हैं उसको पकड़। परीक्षाओं में आपसे इसी से व्यापक दृष्टि से प्रश्नों को पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ दिमाग में याद रखना है, याद रखने की क्षमता होती है, लेकिन जो समझ होती है उसकी कोई क्षमता नहीं होती। हर आदमी की अपनी एक समझदारी होती है, और जब आपके अंदर कोई समझदारी किसी चीज़ के या किसी विषय के प्रति है तो उससे कैसे भी प्रश्नों को पूछा जाए आप जरूर उसे पकड़ लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मानव, दुर्व्यापार, अब बलात्श्रम। ठीक है, यहाँ पे मानव लिखा है, पुरुष नहीं लिखा है, महिला नहीं लिखा है, बच्चा नहीं लिखा है, यहाँ पे मानव लिखा है। ध्यान रखेंगे कि ये जो अधिकार है ये सभी को प्राप्त है, यानी कि भारतीय विदेशियों यानी कि नागरिक और गैर नागरिक सभी को ये अधिकार प्राप्त है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ मानव लिखा है, नागरिक नहीं लिखा है। ध्यान रखेंगे, शब्दों पर ध्यान रखेंगे, सारी चीजें आती जाएंगी। यहाँ लिखा है मानव, फिर है दुर्व्यापार। दुर्व्यापार का क्या क्या शामिल है, तो दुर्व्यापार में देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा कि मानव दुर्व्यापार में शामिल क्या क्या है, पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री, यानी कि किसी भी पुरुष, महिला और बच्चों का खरीद बिक्री, पशुवत या वस्तु के समान खरीद बिक्री को दुर्व्यापार माना जाएगा, यानी कि आप काम नहीं कर सकते। कहिए कि क्या होता है, होता है। आप न्यूज़ चैनलों में देखिए कि कैसे गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं। दूसरा, महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। देखिए, मानव एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, अनैतिक का मतलब जो नैतिकता से परे। अब जब अपराध के चीज़ों को देखेंगे, अपराध को देखेंगे महिलाओं एवं बच्चों के प्रति, बच्चों और महिलाओं के लिए जो अपराध होते हैं, इतने अनैतिक अपराध होते हैं, इतने क्या कह सकते हैं, घृणित तरह के अपराध होते हैं कि कुछ कहना नहीं। अभी जब मैं इस चीज़ों के लिए देख रहा था तो अभी क्राई का रिपोर्ट था, CRY जो संगठन होती है क्राई, उसका एक रिपोर्ट था कि पिछले कुछ एक सालों में, 2-3 सालों में भारत में लगभग 3 लाख बच्चों का अपहरण हुआ। 3 लाख बच्चे गायब हो गए। और माना मतलब उसका रिपोर्ट था कि 3 लाख बच्चों में आधा से ज़्यादा बच्चों से, जो लड़के थे, उनसे शारीरिक या किसी प्रकार की अपंगता को देख करके भीख मंगवाया जाता है। जो बच्चियां होती हैं उन्हें तब तक थोड़ा वेट किया जाता है जब तक वो कुछ बड़ी नहीं हो जाए। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनमें वृद्धि वाले हार्मोन दे करके उनसे फिर वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। और जब ये सब चीज़ें उनसे हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो उन्हें फिर तिरस्कृत कर दिया जाता है और वो सड़कों के किनारे, स्टेशनों के किनारे, सार्वजनिक जगहों के किनारे वो जो रेंगते हुए भीख मांगते रहते हैं। इस तरह के भी चीज़ें हमारे समाज में होती हैं। और बाकायदा जानते हैं इसका एक संगठन है, यानी कि ये जो अपराध है वो संगठित रूप से है, ऐसा हमें नहीं, रिपोर्ट कर रही है। अब आप कहिएगा कि भाई रिपोर्ट है तो सरकार क्या कर रही है। देखिए, सरकारें काम करते रहती हैं, सरकार के जो विभिन्न संगठन हैं वो इस चीज़ पर ध्यान देते रहते हैं, लेकिन गरीबी का जो अभिशाप होता है, गरीबी की जो क्या कहते हैं पहाड़ होता है, उसके नीचे सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे पिस जाते हैं। आप फिल्मों में, अपने समाज में, नाटकों में देखते होंगे कि जब किसी परिवार में पुरुष व्यसन करने लगते हैं अर्थात दारू या कुछ ऐसे चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं और परिवार को और ध्यान नहीं देते हैं, तो उस घर के महिलाओं और बच्चों की क्या स्थिति होती है। तो जब कोई समाज पद दलित होता है, जब कोई घर पद दलित होता है, जब कोई व्यवस्था पद दलित होती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। भारत के कुछ एक राज्यों जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, कुछ एक इलाके बिहार के देखिएगा कि वहाँ के जो तस्करी में, वहाँ के जो लड़कियों का जो तस्करी होता है वो कैसे, किस प्रकार से होता है। सरकारें इस पर बहुत ध्यान देती हैं, लेकिन फिर भी गरीबी एक ऐसा अभिशाप होता है कि लोग बिखर जाते हैं। तो मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है, पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री, महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, तथा देवदासी प्रथा एवं दास। देखिए, देवदासी प्रथा जो थी, एक दौर में हमारे यहाँ मंदिरों में बच्चियों को दान कर दिया जाता था या बच्चियों को प्रसाद स्वरूप भेज दिया जाता था। अब वो बच्चियाँ जो होती थी वहाँ देव विग्रह के सामने सांस्कृतिक कार्य करती थी और वहीं रहती थी। हालांकि यह प्रथा एक अलग विवादास्पद चीज़ थी। कुछ का कहना था कि यह सांस्कृतिक चीज़ है, ये जारी रहना चाहिए। कुछ का कहना था कि नहीं, चूंकि ये बच्चियों के विरुद्ध हो रहा है, उनकी इच्छा के विरुद्ध होता है, तो ये बंद होनी चाहिए। तो सरकार ने बोला कि देखिए ऐसा है कि भाई इसे भी बंद किया जाएगा, देवदासी नहीं होगी। हाँ, कोई अपनी इच्छा से कुछ करता है तो वो अलग बात होती है, लेकिन सरकार की ओर से प्रथा बंद है। और
किसी को बलात् देवदासी नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा दास, दास प्रथा का तात्पर्य हो गया कि कोई किसी के यहाँ जा करके दासगिरी कर रहा है, गुलामगिरी कर रहा है, तो ये भी प्रथा बंद हो गई और ये भी गलत है, ये भी नहीं होगी। तो मानव दुर्व्यापार, यहाँ पे क्या क्या हमने बोला, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम। बलात् श्रम को कहा जाता है बेगार या दास, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बेगार। बेगार को हमने अंग्रेजी में लिख दिया है BEGAR, बेगार। बेगार अलग है, बेगर अलग होता है। बेगर का मतलब होगा भीख मांगने वाला, यहाँ पे बेगार है BEGAR। बहुत सारे लोग दोनों को एक समझ लेते हैं। देखिए, बेगार एक प्रथा थी, ये ऐसी प्रथा थी जिसमें ये उपबंधित होता था कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के यहाँ जा करके महीने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन मुफ्त का काम करेगा, उसके लिए उसको कोई पारितोषिक नहीं मिलेगी, और इस प्रथा को बेगारी प्रथा बोला जाता था। इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि मैं जमींदार हूँ, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो हमने भाई उद्घोषणा किया कि सुनो, ऐसा है कि जितने भी लोग हैं उसमें से जितने पुरुष हैं वो हमारे यहाँ 1 दिन मुफ्त का काम करेंगे और उस काम के बदले में हम उनको कुछ नहीं देंगे। तो इस प्रथा को बेगारी प्रथा बोला जाता था। ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप शहरों में बैठे हुए हैं तो कोई बहुत नई चीज़ है। आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि गांव में कैसे प्रथा चलती थी। मैंने खुद अपने बचपन में इस चीज़ को देखा था कि इसे बेगारी बोला जाता था। हालांकि जिस समय मैंने देखा था उसमें बहुत ही जीर्ण और क्षीण अवस्था में थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें मानव के मस्तिष्क में थी, खास करके उनके मस्तिष्क में जो दबे और कुचले हुए थे। तो वैसी प्रथा जिसमें काम कराने के बाद कोई पारितोषिक नहीं दिया जाएगा और वो काम मुफ्त का होगा, बेगारी प्रथा कहलाती थी। तो उसे भी बंद कर दिया गया। बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब, यहाँ पे शब्द को ध्यान रखिएगा, बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब जबरदस्ती आपसे काम करवाना, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे काम करवाना भी निषेध है। अब ये आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा ही नहीं, प्राणिक इच्छा भी, मानसिक इच्छा भी, आर्थिक स्थिति भी। हो सकता है कि आप बहुत गरीब हैं और आपको खाने पीने की चीज़ों की बहुत किल्लत है, और हमने आपको बोला कि देखो एक काम करो, आज हम तुमको दिन भर रोटी चावल खिलाएंगे, तुम मेरे यहाँ काम कर दो। यह भी प्रतिबंधित, इसे भी संविधान में प्रतिबंधित किया गया है। अब सवाल उठता है कि किया जा सकता है। तो सरकारों ने जो होती हैं वो समय समय पर एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती हैं। मान के चलिए कि वर्तमान में कहा गया कि भाई 1 दिन आप किसी से काम कराते हैं तो 350 रुपया देना पड़ेगा। तो यदि आप किसी व्यक्ति से काम कराते हैं और 350 से कम देते हैं, यहाँ पे मैं 350 सिर्फ समझने के लिए लिखा हूँ, 350 यदि कम देते हैं तो उसे भी बलात् श्रम ही माना जाएगा। या किसी से डरा धमका करके, किसी महिला से, किसी बच्चे से आप ये बोल रहे हैं कि देखो ऐसा काम करो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, वो भी बलात् श्रम में ही आएगा। बस समझ रहे हैं। अब देखिए कि सवाल आपके मन में उत्पन्न हो सकता है कि क्या ये चीज़ें आज भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बहुतायत मात्रा में होती हैं। आप आसपास के लोगों को काम करते देखिए, समझिए, जाइए कि क्या वो बलात् श्रम में आता है, आपको समझ में आ जाएगी। तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। देखिए क्या क्या था, मानव, दुर्व्यापार, बलात् श्रम। तो मानव में मानव, बच्चे, स्त्री, सब। दुर्व्यापार, दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है मैंने लिख रखा है, पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री, महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, देवदासी प्रथा और दास। तो इस तरह के दुर्व्यापार आप नहीं कर सकते। साथ ही आप किसी से बलात् श्रम भी नहीं ले सकते, और यदि लेंगे तो यह विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि अनुच्छेद 23 के अनुसार दंडनीय नहीं होगी। 23 में कुछ नहीं लिखा हुआ कि दंड होगा, 23 कहता है कि दंडनीय होगी। अब इसी को दंडनीय बनाने के लिए संसद जो है, विधायिका जो है, कानून बनाती है, और वो जो कानून संसद बनाती है अनुच्छेद 35 के तहत बनाती है। यानी कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद अनुच्छेद 35 के तहत तरह तरह के कानून बना सकती है। तो इसके लिए अनुच्छेद 35 के तहत संसद ने 2 कानून बनाए हैं। कितने कानून बनाए हैं? 2 कानून। पहला है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और दूसरा है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। ये 2 जो थे ये बने थे अनुच्छेद 23 के लिए।
समझ रहे बात को? अब देखिए, तो ये है अनुच्छेद 23 के बारे में मोटा मोटी समझ। अब अनुच्छेद 23 में दो चीजें क्या क्या है? पहला कहता है कि मानव का व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार बलात्श्रम का प्रतिषेध और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा एवं विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अर्थात अनुच्छेद 23 का एक कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात्श्रम जो है वो गलत हैं, अवैध हैं और विधि के अनुसार दंडनीय होंगे। और मैंने आपको बताया कि संसद ने अनुच्छेद 35 के तहत विधि बनाए, दो प्रकार की विधि, हालांकि बहुत सारी विधियां हैं लेकिन दो प्रकार की विधि सबसे अच्छी नहीं, मतलब परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसी से, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कहीं कहीं पे ये जो बेगार वाला शब्द है ना, उसमें भिखमंगा भी लिख दिया जाता है, वो नहीं, बेगार है। बेगार मतलब आपसे मुफ्त का काम कराया जाना, चाहे किसी भी प्रकार से। अब इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद जो है वो 23 का 2 है। 23 का 2, 23 का 1 जो है वो देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और बलात्श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है, लेकिन 23 का 2 कहता है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। लिखा हुआ हो सकता है समझ में ना आए, मैं बोल के बता लेता हूं कि राज्य जो है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आपसे कार्य को ले सकता है और उसके लिए वो उचित पारितोषिक देने को बाध्य नहीं है। अर्थात राज्य को ये लगता है कि यहाँ पे कोई कार्य जो है सार्वजनिक हित के कार्य है, तो उसके लिए वो बोल सकता है कि देखिए एक ऐसा कार्य है, इसमें आपको करना होगा और हम आशा करते हैं कि आप इसमें आए करें, और फिर सरकार की इच्छा के ऊपर है कि आपको उचित पारितोषिक या मूल्य दे या नहीं दे। अर्थात राज्य जो है वो आपसे सार्वजनिक हित के नाम पे काम को ले सकता है, ये राज्य के मन के ऊपर है। अब सार्वजनिक हित में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जैसे अनिवार्य सैनिक सेवा भी हो सकती है, एक सैनिक के रूप में आपसे सेवा लिया जा सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़। यहाँ पे कोई क्या कह सकते हैं, विशेष नहीं लिखा हुआ कि ये चीज सार्वजनिक हित के नाम पर राज्य को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 के 2 के तहत कि वो आपसे कोई कार्य करवा सकता है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है। इस पर जो प्रतिबंध है हमने लिख रखा है, देखिए क्या क्या है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेद नहीं करेगा। यानी कि जब राज्य सार्वजनिक हित के नाम पर, सार्वजनिक प्रयोजन के हित के लिए, उद्देश्य के लिए कोई कार्य आपसे करवाएगा तो उसमें धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के नाम पर भेद नहीं करेगा। अर्थात राज्य ऐसा नहीं करेगा कि भाई एक अमुक कार्य है उसके लिए हम किसी खास जाति वाले को ही लेंगे, किसी खास धर्म वाले को ही लेंगे, किसी खास वर्ग वाले को ही लेंगे। राज्य ऐसा नहीं कर सकता। यानी राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के उद्देश्य के लिए किसी कार्य को करवाएगा तो वो इन आधार पर भेद नहीं करेगा और सभी से समान रूप से कराएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि एक धर्म वाले को हम पैसा देंगे, एक धर्म वाले को पैसा नहीं देंगे, ऐसा वो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने सीधा सीधा लिख दिया केवल में क्या क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग, 4 चीजें। धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग, इसके आधार पर भेद नहीं करेगा। यदि इसके अलावा कोई भेद है तो कर सकता है। क्या? जैसे लिंग नहीं लिखा हो, लिंग के आधार पर कर सकता, शारीरिक क्षमता के आधार पर कर सकता, बौद्धिक क्षमता के आधार पर भेद कर सकता। यानी कि इन 4 के अलावा कोई भेद है तो कर सकता। तो ध्यान रखिएगा 23 का 1 और 23 का 2। 23 का 1 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है और विधि के अनुसार दंडनीय है। और विधि कौन बनाएगा? विधायिका उसके लिए विधि बनाएगी। संसद ने अनुच्छेद 35 का प्रयोग करते हुए 2 विधियां बनाई। कौन कौन सी विधि? अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। इसके तहत पहला में अनैतिक व्यापार को बंद किया गया और दूसरा में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन किया गया। इसके अलावा 23 का 2 जो है वो राज्य को सार्वजनिक हित के प्रयोजन के लिए कार्य को करवाने के लिए उपबंधित करता है। राज्य आपसे करवा सकता है, लेकिन राज्य 4 चीजों में धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर आपसे भेद नहीं करेगा। तो ये है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध।
आशा है ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 24 को। लेकिन इसी बीच में आपको मैं एक चीज बता दूं, एक कहानी के रूप में बता देता हूं। अब सवाल आपसे पूछ सकता है कि जेलों में जो लोग रहते हैं, जेलों में काम करवाया जाता है, तो क्या वो जब काम करेंगे तो उन्हें उचित मूल्य यानी कि जो मिनिमम वेजेस तय की जाती है वो प्रदान किया जाएगा? तो वहाँ पे दो स्थिति है। जेलों में दो तरह के लोग रहते हैं, कैदी रहते हैं। एक जो विचाराधीन कैदी है, जो यानी कि जो अंडर ट्रायल है, उन पर आरोप तय नहीं हुई है और वो जेलों में। एक होते हैं सजायाफ्ता कैदी, यानी कि जिन्हें सजा दे दी गई। तो जो अंडर ट्रायल हैं, माननीय कोर्ट का मानना है कि जो अंडर ट्रायल हैं उन्हें मिनिमम वेजेस, जो सरकारें मिनिमम वेजेस तय करती हैं, उन्हें देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि बलात्श्रम का मतलब हो गया कि आपने किसी से कोई कार्य करवाया और उसे उचित मूल्य प्रदान नहीं किया गया। उचित मूल्य क्या आता है कि सरकारें समय समय पर तय करती हैं क्यों कि भाई मिनिमम जो पेमेंट है वो क्या होगा, 1 दिन का या 1 महीने का। यदि उससे कम देते हैं तो वो बलात्श्रम में ही माना जाएगा। तो कोई कैदी यदि विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है, तो उससे काम यदि जेलों में लिया जाएगा तो उसे जो मिनिमम वेजेस तय है सरकार द्वारा वो देना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई कैदी सजा याफ्ता है, यानी कि उसे सजा हो गई है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ भी सजा हो गई है, तो उसे वो नहीं दिया जाएगा, यानी कि वहां पे सरकार उसे देने के लिए बाध्य नहीं है। ये माननीय कोर्ट का फैसला है। यानी कि जब आपसे परीक्षाओं में पूछे कि कोई व्यक्ति जेल में अंदर ट्रायल है और वो जेल में काम करता है तो क्या उसे न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, तो हाँ दी जाएगी, ये उसका अधिकार है। लेकिन वही व्यक्ति यदि सजायाफ्ता हो जाता है 5 साल, 10 साल, 2 साल किसी भी प्रकार से, तो फिर जब वो काम करेगा तो उसे मिनिमम या न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाएगी। सरकार उसे देने के लिए बाध्य नहीं है, या जो भी देगी वही सही उसके लिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई भी इस प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी या बेगारी प्रथा के नाम पर भी नहीं चलाई जा सकती है। यानी कि कोई समूह, कोई संगठन, कोई सांस्कृतिक संस्था या कोई भी धार्मिक संस्था ये नहीं कह सकती है कि हमारे यहाँ ये प्रथा है कि पुरुष, महिला, बच्चे आके 2 घंटा 4 घंटा काम करते हैं तो हम सबसे काम कराएंगे। नहीं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, कहीं पर भी या सरकारी संगठनों में ही कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति से बलात्श्रम नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है तो वो प्रतिबंधित भी नहीं है। मान के चलिए कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं और मैं प्रतिदिन जाके मंदिर को बुहारता हूं, झाड़ू पोछा लगाता हूं, धोता हूं, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति किसी संगठन में काम करता है और उसे लगता है कि मैं 8 घंटा की जगह पर 9 घंटा काम करूं, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको कोई पारितोषिक नहीं दी जाएगी और उसके लिए आपको कोई बाध्यता भी नहीं की जाएगी। यानी कि आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कराया जाएगा। और ये अनुच्छेद 23 जो है प्रतिबंधित करता है। ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को जरूर समझेंगे कि आप अपनी इच्छा से कहीं पे जाकर कोई काम को कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपसे कोई बलात्कार नहीं करा सकता। एक मामला आया था, मणिपुर का मामला था। वहाँ पे जो कुछ जिले थे, वहाँ पे एक समूह था, उसके सरदारों को खुलप्पा बोला जाता था, शायद ऐसे ही खुलप्पा बोला जाता था। तो वहाँ प्रथा थी कि जो सरदार खुलप्पा, जो यानी कि जो गांव के खुलप्पा यानी कि जो गांव के जो सरदार होते थे, उनके यहाँ गांव के सारे लोगों में से प्रतिदिन एक दिन जाके लोग काम करते थे उनके खेतों में, उनके घरों में। जब आज़ादी हुई तो मामला कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, चूंकि ये प्रथा चली आ रही है तो इसको चलने देना चाहिए, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। कालांतर में एक व्यक्ति जो थे वो चले गए कोर्ट में। अब बोले कि देखिए, आप जो हमसे काम करवा रहे हैं ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, अनुच्छेद 23 का हनन है। कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने कहा कि देखो, सही बात है, एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है, अब प्रथा के नाम पर भी सही हम किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यानी कि खुलप्पा यानी कि जो लोकल सरदार के यहाँ जो बेगारी प्रथा थी उसे कोर्ट ने बंद कर दिया। लेकिन ये भी कहा कि देखो, यदि किसी को लगता है कि वो जाके करे तो तुम्हारी इच्छा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करा सकते। ये थी कहानी।
समझने के लिए मैंने बताया कि प्रथा के नाम पर भी आप इस तरह की चीज़ों को नहीं चला सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि विभिन्न विद्यालय संगठनों में विभिन्न धार्मिक जगहों पे जाकर लोग मुफ्त का कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये है अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23, और इसमें इस चीज़ें समाहित है, 23 का 1 और 23 का 2। ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, शब्दों पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 24 को। अब देखते हैं आर्टिकल 24 को। आर्टिकल 24 जो है एकदम साफ साफ है कि बालकों को कारखानों इत्यादि में संकटमय जो स्थितियां होती हैं उसमें कार्यों में नहीं रखा जाएगा, अर्थात बालकों को वैसे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा जहां पे कोई विशिष्ट या विशेष संकट होता हो, साधारण कामों में लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल 24 शुरुआत में इसका कहना था। देखिए क्या कहता है, हेडिंग क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। यानी कि कल कारखाना जो होते हैं, खदान वगैरह होते हैं या बागान वगैरह में वैसे कार्य जिससे बालकों का हरासमेंट होता हो, वैसे कार्यों में बालकों को नहीं रखा जाएगा, ये आर्टिकल 24 कहता है। और ये आर्टिकल 24 को लागू करने के लिए भी सरकारें बहुत सारे कानून बनाती हैं जो आर्टिकल 35 के तहत संसद बना सकती है। ध्यान रखिए कि आर्टिकल 35 के तहत संसद जो है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, दंडनीय बनाने के लिए कानून बना सकती है। और ये भी कानून यानी कि 23 और 24 जो है राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, अर्थात आप अपने घर में भी ऐसे कार्यों में बालकों को नहीं रख सकते हैं जिससे समस्याग्रस्त हो या संकट उत्पन्न होता हो। इसमें दो चीज़ है, एक प्रारंभ में और एक 2006 के बाद। 2006 के बाद इसलिए कि 2006 में सरकार ने 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य, घरेलू नौकर, सार्वजनिक जगहों पे, चाय दुकानों पे कहीं पे भी रखने से प्रतिबंधित कर दिया है 2006 में। अब सवाल मन में उत्पन्न हो सकता है कि आर्टिकल 24 में जब संविधान बना था तो वहाँ पे कहा गया कि संकट में जगहों पे नहीं रख सकते हैं, बाकी जगह पे रख सकते हैं, लेकिन 2006 में आकर के सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि नहीं, हम कहीं भी नहीं रखने देंगे बालकों को? इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी। लोगों को लगता था कि भाई बच्चे कुछ काम करेंगे या काम में सहयोग करेंगे तो उससे परिवार चलेगा, पेट चलेगा, यह शुरुआत में मान्यता थी। तो संविधान निर्माताओं ने इस भावना को देखते हुए इसको थोड़ा ढीला रखा। याद रखिए, प्रतिबंधित करने की इच्छा उनकी भी थी लेकिन उन्होंने ढीला रखा। लेकिन लोकतांत्रिक माइंड के जो लोग होते हैं ना, वो कानून को इस तरह से नहीं बनाते हैं कि जनता परेशान हो जाए। कानून को इस तरह से बनाते हैं कि धीरे धीरे जनता जो है प्रशिक्षित हो जाए कानून को पालन करने में। तानाशाही प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं कानून को इतने कड़े बनाते हैं कि जनता परेशान हो जाती है। ये लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के लोगों की विशेषता नहीं होती है। तो चूंकि हमारा संविधान जब बना था तो लोकतंत्र का मूल्य सबसे ऊपर था। अब सवाल उठता है कि क्या 2006 में तानाशाही हो गए? नहीं, 1950 और 2006 में स्थितियां बदल गई। मिड डे कार्यक्रम आया, फिर बहुत सारे ऐसे सरकार कार्यक्रम चलाती थी जिससे लोगों को खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े प्रदान किए जाते थे। आप देखते होंगे कि सार्वजनिक क्या कहते हैं वितरण प्रणालियों में लोगों को कितनी सहायता दी जाती है। तो जब लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है तो कम से कम उन बालकों को छोड़िए कि जो भाई एकदम से कहीं ना कहीं घरेलू नौकर के रूप में ही रह जाते हैं, ये तो फिर ताजीवन इससे चलता रहेगा, एक कड़ी बन जाएगी। इसको ऐसे भी समझिए कि मान के चलिए कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जो 2 या 3 बच्चे हैं वो काम करें और कुछ पैसे कमाएं तो घर चलेगा। तो अब चूंकि जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे वो? तो उनके भी बच्चे वैसे ही काम करेंगे, फिर उनके आने वाली संततियां भी ऐसे ही करेगी। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसा वर्ग बन जाएगा जो हमेशा किसी न किसी नौकर में ही रहेगा या हमेशा किसी न किसी गलीच वाली जिंदगी में ही रह जाएगी। उसको ऊपर उठने का मौका नहीं मिलेगा उन माध्यमों से जो माध्यम सरकार और देश मुहैया करा रही है। तो सरकार चूंकि 2006 आते आते इस चीज़ें बदल गई, लोगों को बहुत तरह से सरकारी सहायता प्रदान की जाने लगी थी। तब सरकार ने कहा कि देखिए अब आपको चूंकि बहुत सारी सहायता प्रदान की जा रही है, बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं जहां पे आप अपने शारीरिक श्रम के द्वारा आप अपने आर्थिक विपन्नता को दूर कर सकते हैं। तो अब है कि भाई बालकों को रोका जाए, प्रतिबंधित किया जाए और बालकों को
आपने देखा होगा कि 6 से 14 के बालकों को अनिवार्य शिक्षा रखा गया कि भाई शिक्षित जरूर हों, अब उसके बाद वो क्या करेंगे उनकी इच्छा के ऊपर है। तो हमने 2 चीज़ें रखी, पहला शुरुआत में और दूसरा 2006 में। देखिए शुरुआत में कहा गया कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, साफ साफ अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकट में यानी कि हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जाएगा। हजार्डस एम्प्लॉयमेंट यानी कि वैसी स्थितियां जहां पे बच्चों के जीवन को संकट होता हो, तो यहां पर भी बच्चों को नहीं रखा जाएगा। ये प्रारंभ में संविधान के शब्द थे। इसको लागू करने के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए गए। मैंने कुछ एक कानूनों को रखा है। देखिए पहला था कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम निषेध एवं विनिमय संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 को संशोधित कर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 किया गया। बोलिए कि भाई ये क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखिए इन सब अधिनियमों में यानी कि 48, 51, 52 इत्यादि के जो अधिनियम थे, इनमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम बच्चों को आप नहीं रखेंगे, संकट में स्थितियों में काम नहीं कराएंगे। ठीक है। एक कानून बना, कानून का नाम रखा था बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। उसको 16 में बदल करके उसमें किशोर शब्द भी जोड़ दिया गया। अब परीक्षाओं में आपसे यही पूछ लेगा कि बाल श्रम निषेध जो है ये क्या है? बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 को संशोधित करके क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 किया गया। कब किया गया? 2016। देखिए किसी भी प्रकार के बालक को वह सुविधा प्रदान करना जिससे वह अपने आप को उन्नत रूप में विकसित कर सके, यह राज्य और समाज दोनों का कर्तव्य होता है। यदि कोई परिवार आर्थिक या किसी प्रकार की विपन्नता में फंसा हुआ है तो हमारा यानी कि राज्य और सरकार का समाज का दायित्व होता है कि वो उसको कुछ ताकत दे ताकि वो अपने जीवन स्तर को बदल सके। ये एक उत्तम लोकतांत्रिक सोच है या संस्कृति होती है। तो इसीलिए अनुच्छेद 24 में पहले प्रतिबंधित किया गया। ध्यान रखिए कि पहले जो प्रतिबंधित किया गया था वो संकट में था, बाद में 2006 में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। बोला गया कि नहीं, 14 वर्ष से कम बच्चों को आप किसी भी प्रकार के नौकर में नहीं रख सकते हैं, किसी भी प्रकार के कार्यों में नहीं रख सकते हैं, चाहे वो संकटमय हो या साधारण, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या फिल्मों में जो बच्चे काम करते हैं उसे भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा? नहीं, उसे इस श्रेणी में नहीं रखा जाता, उसे एक कला का माध्यम माना जाता है। तो और चूंकि वो संकट में है भी नहीं, तो संकट में तो भाई चाय बेचने वाले में भी नहीं थे, दुकानों में भी नहीं थे, घरेलू नौकरों में भी नहीं थे। नहीं, सरकार का मानना था कि इस तरह के कृत्यों में यानी कि जब नौकर या नौकरी के रूप में बच्चे काम करते हैं तो उनमें कोई मानसिक क्षमता विकसित नहीं होती और उनका शारीरिक शोषण होता है। लेकिन फिल्म वगैरह में जो बच्चे काम करते हैं वो सांस्कृतिक विशेषता होती है, वहाँ पे अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे प्रतिबंधित न करके वैसी स्थितियों को जहाँ पे उनमें किसी भी प्रकार का ग्रोथ संभव नहीं होता है प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये कब किया गया? 2006 में। देखिए 2006 में 14 वर्ष से कम बच्चों को घरेलू या अन्य प्रकार के कार्यों में नियोजन को रोका गया यानी कि बंद कर दिया गया। तो ये है आर्टिकल 24 से सीधा सवाल पूछता है कि क्या बच्चों को संकट में स्थितियों में रखा जा सकता है या कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कल कारखानों में नियोजन करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 24। घरेलू नौकर के रूप में दुकान वगैरह में, चाय दुकानों में बच्चों को नियोजित करने से कब प्रतिबंधित किया गया? 2006 में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 24 से आपको इतना ही पूछता है। आर्टिकल 24 में जो बदलाव हुआ प्रारंभ से लेकर बाद में, उसकी भी हमने एक साधारण सी व्याख्या की कि किस समय हमारे यहाँ की सामाजिक स्थिति प्रारंभ में अलग थी, अभी अलग हुई, तो सरकारों ने उस पर भी कानून लगाया। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने अपनी समझ और जानकारी के अनुसार इस चीज़ों को प्रस्तुत किया है। आप देखें, मैं फिर भी बोलूँगा कि आप हमेशा पाठ्य पुस्तकों को पढ़ें, खास करके एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ते रहें। हम लोग जैसे लोगों का जो वीडियो है चलते फिरते घूमते देखते रहें और कुछ नई चीज़ें मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।